हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर 2 बहुपद। कल हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए थे और बहुपद के घात तक पढ़ लिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग बहुपद का मानक रूप से शुरू करने वाले हैं, तो आइए समझते हैं बहुपद का मानक रूप क्या है। देखिए, इसका परिभाषा क्या कहता है। जब बहुपद के पदों को घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है तब बहुपद मानक रूप में कहलाता है। ठीक है, तो कल हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े थे, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर अब आगे क्या कि बहुपद को बहुपद के पद जो होते हैं उसके घात होते हैं। ठीक है, तो उस घात के घात को क्या करना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम के अनुसार जब लिखा जाता है सजा करके, तब बहुपद मानक रूप में कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ आप देखेंगे तो ये एक बहुपद है। ठीक है, अब मानक रूप में है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखिए, इस बहुपद का घात कितना है, एक है। जब कुछ भी घात ना दिखाई दे तो एक रहता है यहाँ पर। ठीक है, एक है। इसका घात कितना है, दो। इसका घात तीन है और इसका घात चार है। तो आप देख रहे हैं कि यह इसका घात जो है सो बढ़ते हुए क्रम में है। किस क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो घात है वो आरोही क्रम में है। किस क्रम में है, आरोही क्रम में। यानी कि बढ़ते हुए क्रम जो होता है उसी को हम लोग आरोही क्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बढ़ते क्रम में है, इसलिए ये पहले से ही मानक रूप में है, पहले से ही मानक रूप में है। दूसरा उदाहरण देखिए, कहता है 5x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 2। यहाँ x का घात कितना है, तीन। फिर इधर दो, फिर एक। ठीक है, और यहाँ अचर पद लिखा हुआ है, इसमें चर राशि नहीं है। इसका मतलब x का घात कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका घात जो है सो घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि अवरोही क्रम में। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, ये है आरोही क्रम में। आरोही क्रम, किस क्रम में है, आरोही क्रम में। इसका घात की बात मैं कर रहा हूं। और ये है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में जब घात घटते क्रम में लिखा हुआ है, उसको अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, और दोनों ही दोनों यहाँ परिभाषा में कहा है, आरोही हो या अवरोही हो ये मानक रूप कहलाएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारा बहुपद जो है मानक रूप में है। ये भी मानक रूप में है और ये भी हमारा मानक रूप में है। क्लियर है। आगे आइए, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहता है y⁵ माइनस 9y² प्लस 7y³ प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका घात कितना है, पांच, फिर दो, फिर तीन। तो देखिए, पांच के बाद घट रहा है, दो हो गया, दो से फिर बढ़ के तीन हो गया। तो ये मिक्स वाला है, ना तो पूरी तरह से बढ़ते क्रम है और ना ही घटते क्रम है। अर्थात न तो अवरोही क्रम में है और न ही आरोही क्रम में है। तो यह मानक रूप में नहीं है, यह मानक रूप में नहीं है। तो इसे हमें मानक रूप में लिखना होगा। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो मानक रूप लिखने के लिए इसको हमें या तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में हम इसको सजा लेंगे। किसके अनुसार, घात के अनुसार। ठीक है, तो मैं इसको सजाता हूं, देख लीजिए आप। तो मैं इसको घात को अवरोही क्रम में रखेंगे, तो सबसे अवरोही क्रम में रखने के लिए सबसे बड़ा घात वाले को पहले लिखना होता है। सबसे बड़ा घात कौन है, देखिए y का पावर 5 है यहाँ। फिर उसके बाद 3 है तो प्लस 7y³। ठीक है, और फिर माइनस 9y² और फिर है प्लस 2। तो इस प्रकार से यह मानक रूप में हो गया। घात को आपको घटते हुए क्रम में लिख देना है या बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो भी आपका मानक रूप होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यह भी देखिए, यहाँ घात दो है, यहाँ घात एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है और यहाँ पे तीन है। तो यह भी मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए मानक रूप, है ना। तो घात को आप आरोही या अवरोही क्रम में सजा करके लिख देंगे, मानक रूप ये हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 7y³। उससे छोटी कौन है, तो 8y² प्लस का और फिर माइनस √2y है। ये हमारा मानक रूप में हो गया। और घात किस क्रम में है, अवरोही क्रम में। इसको हम आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसे हम लिखना होगा, यहाँ पे हमें √2y प्लस 8y² प्लस 7y³
ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है। और ये है हमारा आरोही क्रम। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं मानक रूप में, यह बहुपद कहलाएगा। लेकिन जब हम गणित सॉल्व करने की बात करें तो वहां पर आपको बहुपद जो होगा हमेशा अवरोही क्रम यानी उसका जो घात होगा अवरोही क्रम में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इसको अवरोही क्रम में ही पहले पहले सजाया है। ठीक है, आपको भी अगर कहा जाए तो आप इसी क्रम में सजाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो आप बहुपद का मानक रूप क्या होता है ये जान गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा बहुपद के घात के आधार पर। क्लियर है? अब देखिए, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अगर हम बहुपद के वर्गीकरण की बात करें तो इसके बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कक्षा 9 में जितना पढ़ना है उसके आधार पर यह मुख्य मुख्य रूप से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पदों की संख्या के आधार पर पहला जो है हमारा वो क्या है, एक पदी बहुपद। ठीक है, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, चौथा बहुपदी बहुपद और पांचवा शून्य पदी बहुपद। इसको हम विस्तार से आगे समझेंगे। फिर देखिए, बहुपद के घात के आधार पर जो बहुपद का वर्गीकरण किया गया है वो मुख्यतः तीन है। कौन कौन? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, आइए अब हम इसका एक एक करके विशेष रूप से समझते हैं। ये पदों की संख्या के आधार पर हम लोगों को बारी बारी से समझना है। पहला क्या है, एक पदी बहुपद जिसे कहते हैं। तो देखिए, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कितने पद हो? केवल और केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कितने पद कहा है? एक पद। तो आप उदाहरण देख लीजिए। हम यहाँ पर 3x लिख दिए। कितने पद है? एक ही पद है, तो ये एक पदी कहलाएगा। दूसरा देख लीजिए, 4x²। इसमें भी एक ही पद है, तो ये एक पदी कहलाएगा। तीसरा उदाहरण हम सीधा सीधा अगर केवल 5 लिख दिए, यह भी एक पदी ही कहलाएगा। आगे और उदाहरण देख लीजिए, -2y3, यह भी एक पदी ही है। ठीक है, 3/4 x⁵ यह भी क्या है? एक पदी ही है। फिर देख लीजिए, 0.5x, यह भी क्या है? एक पदी बहुपद। ये सब के सब एक पदी बहुपद के उदाहरण है। क्लियर है? एक और उदाहरण देख लीजिए इधर, √7x², यह भी एक पदी बहुपद के ही उदाहरण है। एक पदी बहुपद के ही उदाहरण है। एक और देखिए, √3/4, यह भी एक पदी बहुपद के ही उदाहरण है। यानी जिसमें केवल और केवल एक पद दिखे वह बहुपद एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस बहुपद में केवल दो पद, कितने पद? दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसमें एक पद था और इसमें दो पद की बात कर रहा है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें कहा है दो पद, तो दो पद जैसे कि x+2, इसमें कितने पद आपको दिख रहा है? एक और दो। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पद जो होते हैं वो प्लस या माइनस चिन्हों से बटा होता है। ठीक है, तो यह इसमें आप देख रहे हैं दो पद है, इसलिए यह द्विपदी बहुपद कहलाएगा। और भी समझिए उदाहरण, जैसे y² + y, इसमें कितने पद है? आपको दो पद दिख रहे हैं, इसलिए यह द्विपदी होगा। और भी समझिए उदाहरण, -4x² -8, यह भी हमारा क्या है? द्विपदी है। और भी जानिए, देखिए यहाँ पर x² -√2x, यह भी हमारा द्विपदी बहुपद है। फिर देख लीजिए, √2x² -1, यह भी हमारा द्विपदी बहुपद है। यानी दो पद होना
चाहिए। एक्स प्लस 1/2 यह भी हमारा द्विपदी बहुपद है। तो आप द्विपदी बहुपद के बहुत सारा उदाहरण देख लिए, अब आपको द्विपदी बहुपद पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है त्रिपदी बहुपद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब तीन, यानी जिस बहुपद में केवल तीन पद हो। कितने पद हो? तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो एक तीन पद दिख रहा है, तो यह त्रिपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 7, इसमें भी आपको कितने दिख रहा है? तीन दिख रहा है, तीन पद, इसलिए यह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। फिर देख लीजिए, -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स माइनस 11, यह भी हमारा त्रिपदी बहुपद का ही उदाहरण है। एक और उदाहरण समझिए इधर, मैं हर एक प्रकार के उदाहरण लिख करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको पहचानने में थोड़ी सी भी समस्या ना हो। आइए देख रहे हैं, 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स माइनस 3/4। ठीक है, तो यह भी आपका क्या है? त्रिपदी बहुपद ही है। क्लियर है? समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। अब शून्य पदी बहुपद को देखिए, इस क्या कहता है? जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शून्य गुना एक्स स्क्वायर प्लस शून्य गुना एक्स क्यूब प्लस शून्य गुना एक्स। यहाँ पर देखिए मैंने तीन पद लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इसका भी गुणांक कितना है? शून्य। इस वाले पद का भी गुणांक शून्य, इस वाले भी पद का गुणांक शून्य, तो इसको गुना करने पर कितना होगा? शून्य होगा। यह भी शून्य, यह भी शून्य। अब इस सबको जोड़ दिया जाए तो कितना? शून्य ही मिलेगा। इसलिए इस बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? तो शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर? शून्य बहुपद में इसका जो चर का घात है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और इसका घात कुछ भी होगा, लेकिन गुणांक शून्य होने के कारण यह पूरा के पूरा शून्य हो जाएगा, इसलिए इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे है घात के आधार पर बहुपदों के वर्गीकरण। किसके आधार पर? घात के आधार पर। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपदों के वर्गीकरण। तो इसमें पहला हमारा क्या है? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो कहा इसमें परिभाषा क्या, कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात कितना होनी चाहिए? एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। देखिए ये व्यापक रूप है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये भी रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें समझिए और भी कहता है कि जहां ए बी अचर है एवं ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये जो व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी, इसमें आपको ए दिख रहा है और यहाँ पे बी दिख रहा है, तो ए और बी क्या है? तो ये अचर है। कैसी राशि है? अचर राशि है। लेकिन ए बराबर 0 नहीं है, यानी बी बराबर 0 तो हो सकता है, लेकिन ए बराबर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि अगर ए के जगह पर 0 रख दिए तो ये पूरा के पूरा शून्य हो जाएगा। फिर घात कहाँ बचेगा? एक नहीं ना बचेगा, चर ही शून्य हो जाएगा। तो फिर यह रैखिक बहुपद कहाँ कहलाएगा? जबकि रैखिक बहुपद होने के लिए उसका घात एक होना चाहिए। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर एक देखिए, 2x+4। तो मैंने लिखा ना 2x+4, तो ए के स्थान पर कितना है? यहाँ पे 2 है, और बी के स्थान पर कितना है? 4 है। ये दोनों के दोनों क्या है?
अचर राशि है। कौन सी राशि? अचर राशि। और ये एक चर है, इसलिए यह जो है सो रैखिक बहुपद कहलाएगा। साथ में ही रैखिक बहुपद होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी घात एक होनी चाहिए, और जब घात एक होता है तो उसे लिखा नहीं जाता है, और यही हमारा रैखिक बहुपद का उदाहरण है। रैखिक बहुपद का दूसरा नाम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह, हर जगह आपको ज्यादातर जगह जो है सो रैखिक बहुपद देखने को मिलेगा। क्लियर है? उदाहरण नंबर दूसरा देखिए यहाँ पर, जैसे 4y+7, इसका भी घात कितना है? एक है, रैखिक बहुपद कहलाएगा। मैं केवल इसको ऐसे लिख दूं 7y, फिर भी रैखिक बहुपद कहलाएगा, भले ही इसमें b के स्थान पर आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि b का मान क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य। तो b तो शून्य हो सकता है, बट a शून्य नहीं हो सकता है, इसीलिए a के जगह पर कोई ना कोई हमें संख्या देना ही होगा। अगर हम नहीं भी दे, मान लिए, तो कम से कम हमें तो एक चर राशि लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने x लिख दिया, यह भी रैखिक बहुपद का उदाहरण है, इसमें b का मान 0 है। ठीक है, उदाहरण देखिए 5। फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x+2। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसमें एक छुपा हुआ है, a के स्थान पर एक है। ठीक है, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि a का मान कितना, तो आप कह सकते हैं कि a का मान 1 है, और b तो आपको दिखिए रहा कितना, 2। तो a इसमें एक है और b कितना है? 2 है। क्लियर? एक उदाहरण और समझिए, जैसे इसमें आपको लिख दिया जाए कि सीधा सीधा जैसे 4x-7, यहाँ a का वैल्यू कितना है? तो a 4 है और b कितना है? -7 है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ गए कि रैखिक बहुपद क्या होता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इसका अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। कितना होनी चाहिए? 2। अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। देखिए, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसमें भी देखिए ए बी सी अचर है, इसमें जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये अचर राशि है। एवं a इज नॉट इक्वल टू 0, a के बराबर 0 नहीं है, यानी कि a को छोड़कर के b और c तो 0 हो सकता है, परंतु a 0 नहीं हो सकता। a के स्थान पर 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकता है। क्लियर? आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 4x² + 9x + 7, आपने यहाँ देखा कि a के स्थान पर मैंने 4 लिखा, b के स्थान पे 9 और c के स्थान पे 7। ठीक है, यहाँ चर राशि है, यहाँ भी चर राशि है, और इसमें अधिकतम घात आपको कितना दिखने को मिल रहा है? 2, इसलिए यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? पहला उदाहरण, ये पहला उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण मान लीजिए, मैं इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² + 9x, फिर भी यह द्विघात है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 दिख रहा है। यहाँ c का वैल्यू मैंने नहीं लिखा, अर्थात यह शून्य हो गया। आगे देखिए तीसरा उदाहरण, मैं केवल अगर 4x² लिख दूं, फिर भी यह द्विघात बहुपद है। इसमें b का वैल्यू भी नहीं लिखा और c का भी वैल्यू नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर ये शून्य है। क्लियर? यानी कि तो ये तो C तो शून्य हो सकता है, B भी शून्य हो सकता है, C भी शून्य हो सकता है, परंतु A शून्य नहीं हो सकता है। अगर ये शून्य हो जाएगा तो फिर यह बहुपद ही नहीं रह पाएगा, फिर शून्य बहुपद हो जाएगा, जैसा कि थोड़ा देर पहले आपको बताया है पीछे। ठीक है, तो ये भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद। बस इसमें फर्क है कि इसमें पूरा व्यापक रूप में है, तीनों के तीनों पद है। इसमें C का वैल्यू नहीं है, इसमें B और C दोनों शून्य है। क्लियर है? आइए आगे और समझते हैं चौथा उदाहरण। जैसे -7y² - 8y + 2। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है, ये द्विघात बहुपद है। आइए एक और उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण नंबर 5। यहाँ पर देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सीधा सीधी x² + 0 × x प्लस 3, यह भी द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अगर इसको और मतलब थोड़ा सा सरल कर दे तो x², ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या?
3। यह भी द्विघात बहुपद है। इसको भी द्विघात बहुपद कह सकते हैं, इसे भी द्विघात बहुपद कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्लियर है, द्विघात बहुपद को आप समझ गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है त्रिघात बहुपद। क्या कहलाता है त्रिघात बहुपद, किसे कहते हैं? देखिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, कितना हो? अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। आगे उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए बी सी डी अचर है। क्या है? अचर है। एवं ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए की जगह पर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए को 0 कर दिए तो ये पूरा 0 यानी पावर 3 जो है वही 0 हो जाएगा। मतलब पूरा पद इसमें, ये वाला पद ही 0 होगा, तो घात तो फिर 3 नहीं रहेगा, तो वो त्रिघात फिर कैसे कहलाएगा? ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, जैसे 4x³ प्लस 9x प्लस 7, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम घात कितना दिया मैंने? 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो अधिकतम घात तो 3 दिख रहा है, तो यह त्रिघात बहुपद है। क्लियर है? आइए दूसरा उदाहरण, 7x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x। इसमें मैं c का वैल्यू छोड़ दिया, ये फिर भी घात तो 3 है ना, त्रिघात बहुपद है। तीसरा उदाहरण देखिए, 6y³ माइनस 7y, ये त्रिघात बहुपद है। फिर देखिए, ए ए बोल रहा हूं, z³ यह भी हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद है। बाकी बी सी डी मैंने नहीं लिखा, अर्थात जब वो नहीं दिखे तो वो सब, उसका जो गुणांक है वो शून्य है, जिसके कारण वह शून्य हो गया है। क्लियर है? आइए एक उदाहरण और भी देख लीजिए, जैसे 1/2x² माइनस √2x प्लस 7 माइनस x³। ये हमारा त्रिघात बहुपद है कि नहीं? देखिए, इसका अधिकतम घात 3 दिख रहा है ना, तो ये त्रिघात बहुपद है, किंतु मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन त्रिघात बहुपद तो है, क्योंकि अधिकतम घात इसका 3 है। क्लियर है? बात स्पष्ट है। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बहुपद का मानक रूप समझा, साथ ही बहुपद के वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर जो किया गया वो बहुपद का वर्गीकरण, और दूसरे प्रकार बहुपद के घात के आधार पर जो उसका वर्गीकरण किया गया है वो समझे हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।